जो स्टूडेंट्स हैं उनको फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग, फूड स्टोरेज, फूड हैंडलिंग, फूड पैकेजिंग, फूड से रिलेटेड जितनी भी एडिशनल वर्टिकल्स हैं, क्या पैरामीटर चेंजेस आते हैं, तो वो सारे एंगल्स फूड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हर लाइन के लिए बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो कि बच्चों को मालूम नहीं है। लगभग हर इंजीनियरिंग कॉलेज में अब फूड टेक्नोलॉजी एज अ वर्टिकल है। तो फूड प्रोसेसिंग एक विधा है, इट्स अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पल्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं टेक फॉर सब के सीईओ मिस्टर हितेश त्रिपाठी जी। सर, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कंपनी एक फूड कंसल्टेंसी कंपनी है। सर, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि फूड टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की एक विंग है जिसमें बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनको फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग, फूड स्टोरेज, फूड हैंडलिंग, फूड पैकेजिंग और फूड से रिलेटेड जितनी भी एडिशनल वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, जो पैरामीटर्स हैं, किस प्रोडक्ट का क्या पैरामीटर होना चाहिए, कैसे उनकी प्रोक्योरमेंट करनी है, कैसे उनको स्टोरेज करना है, कैसे उनको प्रोसेस करना है, क्या पैरामीटर चेंजेस आते हैं अपॉन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। कोई चीज़ हीटिंग में ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ कूलिंग में ख़राब हो जाती है, तो वो सारे पैरामीटर्स की स्टडी बच्चों को कराई जाती है जिससे कि वो इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो फूड प्रोसेसिंग एक विधा है, इट्स अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इट इज़ अ फुल फ्लेजेड प्रोग्राम। ओके, मेरा दूसरा सवाल है, फूड टेक्नोलॉजी का महत्व आज के समय में कितना है? फूड टेक्नोलॉजी का महत्व जब से फूड प्रोसेसिंग शुरू हुई है तब से है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इस लाइन को उतना फोकस नहीं मिला, बट एज पर रेगुलेशन जितनी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट होना मैंडेटरी है क्योंकि एज आई सेड कि फूड प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजिस्ट वो सारे एंगल्स को एनालाइज करता है जिस पे फूड हमारा मूव कर रहा है एक प्रोसेसिंग यूनिट में, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो हैंडलिंग हो, चाहे वो शिपमेंट हो, सप्लाई चेन हो। तो वो सारे एंगल्स फूड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एक गलत टेम्परेचर या गलत प्रोसेस से गया हुआ फूड सिक्योरिटी या फूड सेफ्टी के लिए एक हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट कर सकता है। लोग बीमार हो सकते हैं एंड इवन डेथ भी हो सकती है। तो एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रोल ये है कि वो कैसे इंश्योर करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि फूड जो भी हैंडल हुआ है वो सही पैरामीटर्स के साथ हुआ है कि नहीं। ओके, तो इस क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार हो रहे हैं? इस क्षेत्र में आविष्कार बहुत तेज़ी से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग में, क्योंकि जैसे कि डिमांड सप्लाई को अगर हम समझें, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और जो फार्मर्स हैं, जो फूड ग्रोवर्स हैं, वो हर बेल्ट में हैं पर सिटी से दूर हैं। तो फूड को खेत से लेकर प्लेट तक, जिसको हम फार्म टू फोक बोलते हैं, आने में एक बहुत पूरा लंबा साइकिल फूड प्रोसेस होके और मूव करता है। तो कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि आपके रॉ, जैसे कि आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, तो वो तो आपके एक तरीके से फार्म से निकले और एक प्रोसेस के थ्रू होके वो आपके घरों तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे फूड हैं जिनका एडिशनल प्रोसेस होता है, जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं हम एज इट इज़ नहीं कंज्यूम करते, हम व्हीट फ्लावर बनाते हैं और व्हीट फ्लावर से फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट, कुकीज़, ब्रेड्स, ये सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। आटा, रवा, मैदा, सूजी, ये सारे प्रोडक्ट भी गेहूं से ही निकलते हैं। ऐसे ही पल्सेस की प्रोसेसिंग होती है। तो ये सारा जो सप्लाई चेन है, जो इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फूड प्रोसेसिंग को बेसिकली डिफाइन करता है। ओके, हमारे आज के युवा को आप क्या बताना चाहेंगे इस फील्ड के बारे में? क्योंकि आपने भी देखा और ज़्यादातर हम लोगों ने देखा ही है कि बच्चों को फूड टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा वो है नहीं ना। जैसे बीटेक एक ब्रांड हुआ करता था तब के ज़माने में, अभी भी है कि हाँ बीटेक करना बहुत, लेकिन बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी ये एक बड़ी चीज़ है और बहुत कम बच्चों को, 12th के बच्चों को हार्डली पता होगा कि ये फूड टेक्नोलॉजी है क्या। भैया खाते पीते हम लोग हैं, बट बच्चों को इसकी जानकारी नहीं। तो इसके ऊपर आप अपनी रोशनी डालिए। मेरे हिसाब से खाली 12th नहीं, ये एजुकेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पर शुरू होनी चाहिए।
कि बच्चों को ये इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके का फूड कब खाना चाहिए, किस तरीके का फूड नहीं खाना चाहिए, कौन से फूड टेस्ट में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये एजुकेशन मेरे हिसाब से प्राइमरी लेवल पे ही शुरू हो जानी चाहिए कि जैसे शुगर खराब नहीं है बट ज़रूरत से ज़्यादा शुगर खराब है, फ्राइड फूड्स खराब नहीं है लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा वो भी खराब है, प्रोसेस फूड्स किस तरीके के प्रोसेस फूड्स, किस तरीके के केमिकल यूज़ हुए हैं, क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसका लेबल क्या है, क्या कितना कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक अर्बन पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम लोग रहते हैं वो प्रोसेस फूड कंज्यूम करते हैं, बट अवेयरनेस एजुकेशन बहुत कम है। तो लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चल रहे हैं। तो वो एजुकेशन मेरे हिसाब से प्राइमरी लेवल पे शुरू होना चाहिए कि बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कब कितना खाना चाहिए। वहाँ से ये अगर इनकलकेट हो ये हैबिट तो एक ट्रेंड चालू होगा एक हेल्दी इंडिया का, एक हेल्दी नई जनरेशन का। इसके अलावा जो स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका एक विजन होना चाहिए कि वो मल्टीपल डायरेक्शंस में किस किस विधा में आप अपना करियर बना सकते हो, इसकी गाइडेंस बच्चों को बेसिक लेवल पे हो। क्योंकि नॉर्मली ये बच्चे या तो खुद अपनी लाइन चूज करते हैं या उनके पेरेंट्स उनको कोई चीज़ एजुकेट करते हैं जिसके बेसिस पे वो आते हैं। लेकिन स्कूल करिकुलम में ये चीज़ होनी चाहिए कि हर पर्टिकुलर में, खाली सिर्फ फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम साइंस की बात करें, हम कंप्यूटर्स की बात करें, हम मेडिकल की बात करें, हम मेडिसिन की बात करें, हम अपैरल, टेक्सटाइल, फार्मा, हर लाइन के लिए बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो कि बच्चों को मालूम ही नहीं है। तो इन पे ट्रेनिंग और एजुकेशन स्कूल लेवल पे होना चाहिए। जो छात्र इसकी पढ़ाई कर रहे हैं उनको इंटर्नशिप के बारे में कैसे पता चले, कैसे सेमिनार्स इतने हो रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि जहाँ तक का हमें पता है, अपने लेवल पे मैं बात करूँ तो हाँ, हम लोगों को नहीं पता था, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था। जो हमारी आने वाली जनरेशन, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और जो सोच रहे हैं, तो उन्हें कैसे अवसर प्रदान किया जाए और सरकार इसमें क्या कर सकती है? बहुत सारे सरकार की तरफ से बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है बहुत ही एक्टिव मिनिस्ट्री है आज की डेट में। इसके अलावा इन्होंने ही बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस खोले हैं जिसमें फूड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, जैसे कि निफ्टेम एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो निफ्टेम की ब्रांच दिल्ली में भी है, एनसीआर में और साउथ में भी है। लगभग हर इंजीनियरिंग कॉलेज में अब फूड टेक्नोलॉजी एज ए वर्टिकल है। लॉन्ग टाइम बैक जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी फूड टेक्नोलॉजी में, तब इंडिया में सिर्फ 4 या 5 कॉलेजेस थे जिनमें फूड टेक्नोलॉजी होती थी। आईआईटी खड़गपुर में उस समय बीटेक नहीं होती थी, सिर्फ एमटेक होती थी, और एक इकलौता आईआईटी था जिसमें फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होता था। बट अब ये विंग बहुत ट्रिमेंडसली ग्रो किया है और ये अवेयरनेस भी बच्चों तक पहुंच रही है कि फूड टेक्नोलॉजी एज अ प्रोग्राम, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी में नॉर्मली प्लेसमेंट ज़्यादा होते हैं। हालांकि जो लेवल ऑफ प्लेसमेंट है वो अभी भी प्री मैच्योर है, क्योंकि इंडस्ट्री उसकी वैल्यू नहीं समझता कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट एक हर कंपनी में होना एक मैंडेटरी रूल के अलावा इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑल्सो, इट इज़ अ एथिकल एंड मॉरल इम्पोर्टेंस ऑल्सो। वो अभी इंडस्ट्री थोड़ा समय लग रहा है इनकलकेट होने में, बट मैं समझता हूँ जो 20 साल पहले था उससे अभी सिनेरियो बहुत ही बेटर है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज के समय में फूड टेक कैसे खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है? जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर एंड पर जहाँ पर भी आपका क्रॉप प्रोसेस हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, क्लीन हो रहा है, हैंडल हो रहा है, पैक हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ हर जगह टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रोज़न टेक्नोलॉजी, अब आज की डेट में बहुत सारा मटेरियल फ्रोज़न सप्लाई चेन के थ्रू मूव करता है जिसमें उसकी वैल्यू इंटैक्ट रहती है। फूड प्रिजर्वेशन में बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जो केमिकल फ्री प्रिजर्वेशन ऑफर करती हैं। फूड पैकेजिंग में बहुत एडवांसमेंट आई है जिसमें कि आपका प्रोडक्ट लेस केमिकल्स के साथ बेटर शेल्फ लाइफ हैंडल करता है। तो ये सारी जो एडवांसमेंट हैं, ये हर एडवांसमेंट में कहीं ना कहीं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रोल है, क्योंकि खाली उसका काम एजुकेशन नहीं, उसका काम नई चीज़ें अडॉप्ट करना है और मासेस में वो चीज़ें एजुकेट करना या गवर्न करना या ट्रेन करना है। क्योंकि फैक्ट्रीज में जो मैन पावर होती है वो ब्लू कॉलर्ड होती है, बट
थ्रू ट्रेनिंग सारी जगह पे उनको ट्रेन करके एजुकेट किया जा सकता है कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। तो ये सारा रोल एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट का होगा। ओके, तो अगला सवाल मेरा ये है कि आप अपने अनुभव के बारे में बताइए बच्चों को। आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपका इंटरेस्ट आया, फिर स्लोली ग्रेजुअली आपने कैसे इस मुकाम पर आए, वो सब हम जानना चाहेंगे। मेरी जर्नी बहुत ही मैं बोलूँगा कि बहुत ही ट्रिमेंडस जर्नी रही है, और पिछले 20 साल में मैंने इस इंडस्ट्री के बहुत सारे वर्टिकल्स को देखा, समझा। जब मैंने फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट चुना था, तो उस समय ये बहुत ही नया सब्जेक्ट था और लोग समझते नहीं थे इसके बारे में। नॉर्मली लोग इसको कंफ्यूज कर जाते थे होटल मैनेजमेंट से। तो पहले तो मुझे अपने फैमिली और रिलेशंस में ही ये समझाने में समय लगा कि होटल मैनेजमेंट और फूड टेक्नोलॉजी दोनों एक अलग वर्टिकल है। इसके बाद जब हम अपने कॉलेज से निकले, तो मेरा पहला एक्सपोजर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में हुआ, जहाँ पर मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रोल मिला, और एक बिस्किट आता है ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस, वो डेवलप करने का मुझे मौका मिला। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि एज अ फ्रेशर अगर आपको इतना चैलेंजिंग रोल मिलता है तो मतलब अंदर से एक खुशी भी होती है और एक डर भी होता है। करीब 270 सैम्पल्स मैंने बनाए उस प्रोडक्ट के सिंगल हैंडेडली, अकेले उस लैब में, और उसमें से लास्ट के 10 सैम्पल्स फिर फाइनल ट्रायल्स के लिए जो R&D सेंटर था ब्रिटानिया का, वहाँ भेजा गया। तो और मेरे ये ट्रायल ख़त्म करने के लगभग 1.5 साल बाद प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, क्योंकि उस प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारी वैल्यू इंटीग्रेशन होती है। कमर्शियल ट्रायल्स होते हैं, मार्केट स्टडी होती है, सैम्पलिंग होती है, शेल्फ लाइफ टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग डिज़ाइन होती है, ब्रांडिंग डिज़ाइन होती है। तो उसके बाद मेरे को ITC में काम करने को मिला। ITC आशीर्वाद करके आशीर्वाद आटा आता है, तो मैं आशीर्वाद की फैक्ट्री में मुझे काम करने का मौका मिला, और वो पहली फैक्ट्री थी आशीर्वाद की इंडिया में। उस वक्त ITC बिल्कुल ग्रोइंग कंपनी थी, शुरुआत हो रही थी, और उस समय इंडिया में सिर्फ 4 प्लांट थे, और जो फर्स्ट प्लांट था मुझे उस प्लांट में काम करने का मौका मिला। एक्सपेंशन किया उस प्लांट का हमने, प्रोजेक्ट्स टीम में मेरे को इंट्रोडक्शन मिला, SAP पे काम करने को मिला। SAP जैसे कि ERP एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोसेस कंट्रोल्स और बहुत सारे पैरामीटर्स को गवर्न करता है। तो ITC के बाद फिर मैंने ओलाम इंटरनेशनल, सिंगापुर की एक कंपनी है, मैंने उसको ज्वाइन किया, और 4 साल मैं अफ्रीका में रहा, जहाँ पर मैंने वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैश्यू प्रोसेसिंग यूनिट चलाई। वो भी एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, जहाँ पर 9,500 वर्कर्स मेरी फैक्ट्री में काम करते थे, और मैं इकलौता इंडियन हुआ करता था। मतलब एक अलग लैंग्वेज, अलग जोग्राफी, अलग कल्चर के साथ काम करने का एक एक्सपोजर, $25 मिलियन का पोर्टफोलियो हैंडल किया मैंने 4 साल। और उसके बाद फिर मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का भाव जाग उठा, और मुझे लगा कि अब मुझे अपने खुद के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं फिर इंडिया वापस आ गया। 2011 की ये बात है। 2011 से मैं टेकफोसर्व मतलब आई सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। टेकफोसर्व मेरी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एक फूड इंग्रेडिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि हम वेरियस स्पेशलाइज्ड फूड इंग्रेडिएंट्स में डील करते हैं। टेकफोसर्व मेजर ब्रेड एंड बटर है आज की डेट में, जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है। बट उसके अलावा मैंने एक डिज़ाइन फर्म का मैं को फाउंडर हूँ, हाईफिश डिज़ाइन करके, वो हमारी फर्म है। मैंने एक कंपनी वियतनाम में अभी को फाउंड करी है, विच इज़ कॉल्ड एमफिट, जिसमें कि हम हेल्थ फूड जो है वियतनाम की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक गिफ्टिंग ब्रांड को फाउंड किया है मैंने अभी लास्ट ईयर, और दैट इज़ कॉर्पोरेट B2B गिफ्टिंग ब्रांड, अगेन फूड वर्टिकल से रिलेटेड ही है। तो बहुत ही एंटरप्राइजिंग जर्नी रही है एज अ एंटरप्रेन्योर। अगर मैं टेकफोसर्व की बात करूं तो मैंने अपने टेकफोसर्व के एक्सपीरियंस में 160 प्रोजेक्ट्स के आसपास एग्जीक्यूट किए हैं ऑन वेरियस जोग्राफीज। इंडिया के लगभग हर सिटी में मैंने काम किया है। मैंने नेपाल में, बांग्लादेश में, UAE में, अफ्रीका में, यूरोप में, काफ़ी जगह हमने काम किया है, और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट रहा है हमारा। बहुत ही शानदार फीडबैक के साथ हमने काम किया। नॉर्मली हम एक क्लाइंट के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट प्रोजेक्ट में उनको वो गुडविल और वो ट्रस्ट हैंड ओवर कर पाते हैं।
तो 90 फैक्ट्रीज़ मैंने डिज़ाइन करी हैं और उन 90 फैक्ट्रीज़ डिज़ाइन करने के लिए लगभग 700-800 फैक्ट्रीज़ मैंने खुद विज़िट करी हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ मैंने विज़िट करी हैं जस्ट फॉर माई लर्निंग एंड माई अपग्रेडेशन। अराउंड 44 कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ अब तक। और तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। टेक4 सर्व एक अच्छी टीम है मेरे पास, और मेरी टीम कॉन्स्टेंटली हम अपग्रेडेशन पे ही काम कर रहे हैं कि कैसे हम इंडस्ट्री प्रोसेस या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और अपने क्लाइंट्स को और अपने बिजनेसेस को अपग्रेड कर सकें। फूड इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस और इन्हें कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, चैलेंजेस फूड इंडस्ट्री ना एक बहुत ही जिसको मैं बोलूँ थैंकलेस इंडस्ट्री में बोलता हूँ कि 364 दिन आप बहुत अच्छा करो, लेकिन 365वें दिन अगर आपके फूड में कॉकरोच निकलेगा तो 364 दिन की जो मेहनत है वो ज़ीरो हो जाती है। सो ये थैंकलेस भी है, और दिस ऑल्सो शोज़ कि कितना एफर्ट इन्वॉल्व है। अगर कोई ब्रांड सालों से ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे कितना एफर्ट इन्वॉल्व होगा ये लोग इमेजिन नहीं कर पाते। कि 24 घंटे 365 दिन एक प्रोडक्ट पे काम करना, एक प्रोसेस पे काम करना और ये इंश्योर करना कि वो प्रोडक्ट सेफ है, हाइजीनिक है फॉर द मासेस। तो चैलेंज ये है कि जो रिकग्निशन फूड इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए फ्रॉम अक्रॉस दी सेक्टर्स, वो रिकग्निशन नहीं मिलती, क्योंकि हमें लगता है अरे खाना क्या है, खाना तो हम सुबह भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं। तो हम उसको एज अ साइंस, एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ एफर्ट नहीं देखते हैं। तो ये एक चैलेंज है। जो वेरियस ऑपरेटर्स हैं या जो हर तरीके के लोग इसमें काम कर रहे हैं वो बहुत लेवल के लोग हैं। एक साइकिल रिक्शा पे सामान बेचने वाला भी फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो जो माइंडसेट है दोनों का वो बहुत बड़ा गैप है, और एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर वो माइंडसेट मैपिंग हो, ट्रेनिंग हो, एक विजन हो, मिशन हो, एक एथिक्स की ट्रेनिंग हो कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। कुछ ख़राब लोग भी होते हैं जो छोटे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में गलत चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री एज अ होल बदनाम होती है। तो ये चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजी पहले इंडिया में बहुत कम थी, टेक्नोलॉजी बाहर से लाना बहुत महंगा था, बट अभी बहुत सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से इन ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी। तो और इंडिया का भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। तो एट पार फॉरेन टेक्नोलॉजी हमने बहुत सारी चीज़ें इंडिया में डेवलप करी हैं, इंडिजीनियस मशीन्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वो सारी जो वर्टिकल्स हैं वो एट पार है फ्रॉम एनी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री। तो बट उसका जो प्रोसेस था वो एक चैलेंजिंग प्रोसेस था, एंड इट इज़ एवर ग्रोइंग। ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ना लर्निंग कभी ख़त्म होगी, ना ग्रोथ कभी ख़त्म होगी, ना नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म होगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं आई थिंक, और मासेस जैसे जैसे ज़्यादा अवेयर होगा, जैसे जैसे बेटर एजुकेट होगा, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि स्कूलों में प्राइमरी लेवल पे अगर सिखाया जाए कि बच्चों को क्या कंज्यूम करना चाहिए और कैसे कंज्यूम करना चाहिए, तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ तो हमेशा ही रहेगी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।